नमस्कार, स्वागत है आपका दिन भर में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। ईरान अमेरिका तनातनी के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। उधर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं चीन में। सवाल है कि दुनिया में तेजी से बदलते समीकरणों के बीच रूस और चीन को लेकर भारत की कूटनीति कहां खड़ी है। मेरे साथ शामिल हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार। करेंगे एनालाइज कि गलवान संघर्ष के बाद सीमा विवाद पर भारत और चीन कहां खड़े हैं। लेकिन इससे पहले कि हम दिन भर की शुरुआत करें, देश दुनिया का हाल, चलते हैं कीर्ति राजौरा के पास। बहुत बहुत शुक्रिया मोहनलाल जी। दिन भर की कुछ बड़ी खबरें इस तरह हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि उनका देश ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक हमला करने वाला है। जवाब में ईरान के नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा कि जो भी ईरान पर आर्थिक पाबंदियां लगाने में शामिल होगा उसे ईरान का दुश्मन माना जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने आज 35 से ज्यादा देशों वाले कोalition ऑफ द विलिंग की पहली बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि वो ऐसा प्लान पेश कर सकते हैं जिससे यूक्रेन लंबी दूरी की स्कैल्प मिसाइल के कुछ हिस्से खुद बना सके। पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी की राजधानी कोनाक्री में भारी बारिश के कारण कचरे का पहाड़ ढह गया। यह आसपास के घरों पर गिरा। हादसे में कम से कम 31 लोगों की मौत हुई। वहीं 22 लोगों के घायल होने की भी खबर है। हादसा शहर के डार एस सलाम इलाके में हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और जाने माने क्रिकेटर इमरान खान को अच्छा इलाज और सुविधाएं दी जानी चाहिए। कपिल देव समेत क्रिकेट वर्ल्ड के 21 पूर्व कप्तानों ने इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर पाकिस्तान के पीएम को लेटर भी लिखा है। महाराष्ट्र के अमरावती में जिला महिला अस्पताल की चाइल्ड यूनिट में आग लगने से 3 नवजातों की मौत हो गई। अमरावती के जिला सर्जन डॉक्टर विनोद पवार ने बताया कि आग लगने की खबर सुबह करीब 3:30 बजे मिली। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अब चर्चा के लिए वापस चलते हैं स्टूडियो। बैक टू यू मोहन जी। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब पूरी दुनिया में कुछ न कुछ घट न रहा हो, और हर देश की अपनी राजनीति और अपनी डिप्लोमेसी होती है, और ये दूसरे देशों की डिप्लोमेसी से गुथी हुई होती है। मतलब ये कि देशों के संबंध एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। बीते कुछ महीनों से ईरान और अमेरिका 2.5 साल से ज्यादा वक्त से गजा में हमास के खिलाफ, इसराइल और 4 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। और इन सब के बीच दुनिया के बाकी देश अपनी अपनी भूमिका, भविष्य की योजनाओं और संभावनाओं को तलाश रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारत की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस में हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन में हैं। तो हम इस ट्रायंगल यानी कि इंडिया, रशिया और चाइना की गुत्थी को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले बात करते हैं एस जयशंकर की। जयशंकर रूस में हैं और अब से कुछ देर पहले उन्होंने क्रेमलिन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें पुतिन गर्मजोशी से जयशंकर का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। जयशंकर के साथ रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार भी थे। पुतिन ने उनसे भी हाथ मिलाया, स्वागत किया। इस दौरान जयशंकर ने पुतिन से पूछा कि उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, और पुतिन ने इसका जवाब मुस्कुराते हुए दिया। यह मुलाकात रूसी राष्ट्रपति पुतिन के अगले महीने भारत दौरे से ठीक पहले हुई है। पुतिन दिसंबर में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आने वाले हैं। तो यहां पर पॉडकास्ट में हम शामिल करते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार को। प्रोफेसर राजन कुमार, आपसे यही समझना चाहते हैं कि एस जयशंकर और पुतिन की ये मीटिंग क्या कहती है। मोहन जी, सबसे पहले मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। मेरे हिसाब से ये जो मीटिंग हो रही है जिसमें कि जयशंकर जी अभी मॉस्को में हैं, क्रेमलिन में उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट पुतिन से भी हुई है। लेकिन यह जो मीटिंग है, मैं बता दूं कि एक भारत और रूस के बीच में एक इंस्टीट्यूट, एक संस्था है जिसको बोलते हैं कि इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन इकोनॉमी, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, टेक्निकल कॉपरेशन इत्यादि। और इस संस्था की मीटिंग हर एक साल होती है। तो एक बार कभी यहाँ के जो विदेश मंत्री हो जाते हैं और एक बार वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं लावरोव या दूसरे जो भी होते हैं, तो वो भारत
में आते हैं। उसमें जो ज़्यादा डिस्कशन होता है वो इकोनॉमी, टेक्निकल कोऑपरेशन इत्यादि को लेके होती है। और सबसे बड़ा मुद्दा आप जानते हैं कि भारत के पास, भारत और रूस के बीच में भी सबसे बड़ा मुद्दा, अगर मैं आर्थिक दृष्टिकोण से बात करूं, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि इतना जो एनर्जी का जो ट्रेड है उसमें जो ट्रंप टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रंप भारत और रूस दोनों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सारे मुद्दों पे बात होगी। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है उसमें कि जो भारत का चूंकि जो आयात होता है रूस से, एनर्जी का ज्यादा आयात होता है, वो काफी ज्यादा होता है। लगभग 90% हम आयात करते हैं और निर्यात काफी कम करते हैं। यानी कि अगर 68 बिलियन का ट्रेड है तो उसमें 60 बिलियन का ट्रेड हम इंपोर्ट करते हैं और लगभग 8 के आसपास हम वहां पे अपने वस्तुओं को निर्यात रूस में करते हैं। तो ऐसे में इस डेफिसिट को कैसे कम किया जाए, रूपी रूबल में जो ट्रेड हो रहा है उसको कैसे किया जाए, और इकोनॉमिक कॉपरेशन को, इन सारे मुद्दों पे बात होगी। लेकिन जो आपका सवाल है कि प्रेसिडेंट पुतिन से क्या बात होगी, तो मैं बता दूं कि यह एक तरह से फॉर्मल मीटिंग है दोनों जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनका पुतिन के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट इशू है कि आप चूंकि पुतिन आने वाले हैं तो एक फॉर्मल इन्विटेशन एक हायर लेवल पे आप भेजने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जयशंकर ने उनको वहां पे एक इनवाइट किया होगा, एक फॉर्मली उनको भारत आने के लिए बुलाया होगा। आप जानते हैं कि अगले मंथ में इसकी मीटिंग होने है, ब्रिक्स की मीटिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये मीटिंग एक औपचारिक मुलाकात थी उनको बुलाने के लिए, और भारत और जो भारत और रूस में जो सहयोग हुए हैं उसको एक तरह से अवगत कराने के लिए बातचीत हुई होगी। और इसमें चूंकि जो मुख्य मुद्दा है अभी का जो विजिट है उसका मुख्य मुद्दा इकोनॉमिक टेक्निकल कोऑपरेशन है। तो ये पुतिन से जो मुलाकात है एक तरह से औपचारिक मुलाकात है, इन्विटेशन के लिए या फिर जो भारत की स्थिति है उसको बताने के लिए। जी राजन जी, जब भी इस तरह की मुलाकातें होती हैं, मतलब खासकर अगर भारत और रूस की मुलाकातें होती हैं, तो उस पर अमेरिका की सबसे ज्यादा नजर होती है। और अमेरिका, आपने भी जिक्र किया कि ट्रेड को लेकर सबसे बड़ी बात है कि भारत और रूस के बीच में तेल का जो व्यापार है वो सबसे सर्वोच्च स्तर पर रहता है। अमेरिका इस मीटिंग को कैसे देखेगा? देखिए, अमेरिका जयशंकर के मीटिंग को तो उतना सीरियसली नहीं देखेगा, लेकिन मैं बता दूं कि जब प्रेसिडेंट पुतिन भारत में आएंगे, और देखिए जब इमेज की बात होती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रेसिडेंट पुतिन और शी जिनपिंग और ब्राजील के लुला इत्यादि जब एक साथ उस मंच पे रहेंगे, ईरान के पेजेस्किन भी आने वाले हैं राष्ट्रपति, तो ये सारे जब एक साथ जाएंगे तो अमेरिका ही नहीं पूरे विश्व में इसकी खबर बनने वाली, बहुत ही एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण खबर बनने वाली है। वो इसलिए कि जब से ईरान का जब युद्ध हुआ है तो इस ढंग की मीटिंग ग्लोबल साउथ के देशों की कभी नहीं हुई है, तो उसका बहुत ही ज्यादा असर पड़ेगा। और मैं बता दूं कि ट्रंप का जो तरीका है वो ट्रुथ सोशल के माध्यम, उनका जो सोशल मीडिया पोस्ट होता है, तो उसके माध्यम से वो भारत नहीं, जो ग्लोबल साउथ के कंट्री हैं, यह धमकाने की भी कोशिश करेंगे कि वो टैरिफ बनाएंगे रूस के साथ, जो ट्रेड करेगा, जो एनर्जी इंपोर्ट वहां से करेगा, सैंक्शन जो वहां पे प्रोडक्ट्स हैं उसको अगर इंपोर्ट करने की कोशिश करेगा तो उस पर वो अपनी धमकी देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उस धमकी का बहुत ज्यादा असर होने वाला है भारत पे। उसका कारण यह है कि अभी भी भारत और अमेरिका में जो ट्रेड डील होने वाले थे अभी तक हुआ नहीं है, और कब होगा उसकी संभावना भी नहीं है। कनाडा के साथ आपने देखा कि अमेरिका के कैसे झगड़े चल रहे हैं, तो वहां पे कहना बहुत ही मुश्किल है कि किस ढंग के ट्रेड। तो वैसे में हम अपने एनर्जी इंपोर्ट को एक तरह से बाधित नहीं कर सकते। हर एक जगह से जहां से ट्रंप बोले कि केवल वेनेजुएला से खरीदो या फिर अमेरिका से खरीदो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम अपने एनर्जी, फर्टिलाइजर, फूड प्रोडक्ट्स इत्यादि के जो इंपोर्ट है हम जारी रखेंगे दूसरे देशों से भी। राजन जी, एक चीज और समझाइए कि ईरान के साथ जिस तरह का अमेरिका का इस समय चल रहा है उसको देखते हुए, और जिस तरह के सत्ता के समीकरण और कूटनीति पूरी दुनिया में चल रही है, ऐसे में अगर इसको समझा जाए ज्योमेट्री के हिसाब से, या ये समझा जाए कि कौन देश किसके साथ खड़ा है, तो भारत अपने आप को कैसे बैलेंस करेगा? देखिए, भारत ईरान के युद्ध को या फिर रूस यूक्रेन के युद्ध को, वो उसका मानना है कि ये हमारा युद्ध नहीं है। हमारा यह जरूर है कि ईरान के युद्ध के कारण काफी ज्यादा भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। आप जानते हैं तेल का दाम किस ढंग से बढ़ा है यहाँ पे, और फर्टिलाइजर इत्यादि का जो इशू हुआ, अभी भी बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो भारत को नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो सारी समस्याएं हुई। लेकिन भारत का पोजीशन वहां पे एक तरह से न्यूट्रल मेंटेन करने की कोशिश करा। आप देख रहे हैं कि भारत जो पेजेस्किन है उसको भी ब्रिक्स की मीटिंग में होगी, उसको भी भारत ने बुलाया है, और भारत ईरान के साथ भी अपने बातचीत इत्यादि वहां पे जारी रखे हुए हैं। लेकिन यह भी पता है ईरान को, और खासकर जो पश्चिम एशिया के जो देश हैं उनको पता है कि भारत के संबंध इजराइल से भी काफी अच्छे हैं,
और अमेरिका से भी काफी दिनों तक भारत ने अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप के दूसरे काल में, दूसरा सेकंड जो उनका टर्म था, उसमें चूंकि उन्होंने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, कुछ बयान भारत के विरोध में देना शुरू कर दिया, उसके बाद थोड़ी सी वहां पे जो हमारे जो संबंध थे वो खराब होने लगे। लेकिन इजराइल के साथ अभी भी अच्छे संबंध है, सऊदी अरब के साथ भी हमारे ठीक संबंध है, ईरान के साथ आप जानते हैं कि ब्रिक्स, अभी ब्रिक्स से पहले यह भी बता दो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बिश्केक जाने वाले हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के लिए इसी मंथ के लास्ट में, और वहां पे भी उनकी मुलाकात उन्हीं सारे लीडर से होने वाली है। ईरान के भी लीडर वहां पे होंगे, वहां पे पाकिस्तान के भी लीडर होंगे, वहां पे चीन और रूस इत्यादि के भी लीडर होंगे। फिर उन सारे लीडर्स की मीटिंग भारत में होने वाली है, जो ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली। तो मुझे लगता है कि भारत एक तरह से अपना जो मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी जो बोलता है या न्यूट्रल पॉलिसी है, उसको बनाने की कोशिश किए हुए है। और भारत अभी इन सारे युद्ध जो जहां पे भी युद्ध चल रहे हैं उसमें कोई भी मीडिएशन या इंटरफेयर या दोनों पार्टी को लाने की इत्यादि जो कोशिश मेरे हिसाब से होनी चाहिए वह अभी नहीं कर रहा है। जी राजन जी, मैं आपके पास लौटूंगा, थोड़ा सा इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं डोभाल के चीन दौरे की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 25 अगस्त को यानी कि कल चीन के विदेश मंत्री वांग यी बीजिंग में अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अजीत डोभाल का ये दौरा वांग यी के इनविटेशन पर है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि डोभाल 2 दिन के इस दौरे के दौरान भारत चीन सीमा विवाद पर चर्चा करेंगे और इसी के साथ चीन के उपराष्ट्रपति जेंग से भी मुलाकात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं कि बीते शनिवार विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान जान लेते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को पूरी दुनिया के साथ बिजनेस करना है। इन देशों में चीन भी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये भी जरूरी है कि हम चीन के साथ कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। और यहां पर मैं शामिल कर रहा हूं बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित को। अब से कुछ देर पहले मैंने उनसे पूछा कि डोभाल की ये विजिट कितनी इंपॉर्टेंट है। दरअसल ऑफिशियल रीजन कहें तो ये 25वीं मीटिंग है बाउंड्री क्वेश्चन की। एक मैकेनिज्म डेवलप हुआ था जिसमें स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे भारत की तरफ से अजीत डोभाल हैं, चीन की तरफ से वांग यी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो है। और ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की जो मैकेनिज्म है वो खास तौर से बाउंड्री और बॉर्डर इशू के लिए बनी है ताकि उसका समाधान हो पाए। गलवान भी कह सकते हैं। और जो एक बड़ा इशू है कि भारत और चीन, 2 न्यूक्लियर आर्म नेबर्स, उनके बीच में कोई बॉर्डर ही नहीं है ना, जो दोनों साइड्स अग्री करती हों। और ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, तो इसको सुलझाने के लिए ये मैकेनिज्म बना था। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जहां तक गलवान के बाद आज की तारीख में इतना वक्त बीत गया, दोनों देश सीमा विवाद के मुद्दे पर कहां खड़े हुए हैं? देखिए, दोनों देश आपको ये कहेंगे कि फिलहाल स्थिति इन कंट्रोल है, राइट। चाइना की बात करें तो उन्होंने कहा था कि द बॉर्डर इज जनरली स्टेबल, मतलब जनरली आमतौर पर स्टेबल है। भारत ने भी ये नहीं कहा कि उस पर कोई इंसिडेंट हुआ है, लेकिन अभी लास्ट वीक जब एक सवाल पूछा गया था विदेश मंत्रालय को, तो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के मामले में खास तौर से, जिसको चीन साउथ तिब्बत के तौर पर कहता है, उसके मामले में मिलिट्री स्टैंड ऑफ से इनकार नहीं किया था। आपको याद होगा और शायद दर्शक जानेंगे इस बात को कि लगभग 2 महीने से अरुणाचल प्रदेश के ताकसिंग इलाके से रिपोर्ट आ रही है, वहां के लोकल लोग बता रहे हैं कि चीन की तरफ से एनक्रोचमेंट हुआ है, उनको अपनी जगह पर जाने नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो बार बार उठ रहे हैं, अभी रिसेंटली भी उठे हैं, लेकिन ओवरऑल लेवल पे फिलहाल वो कोई कड़वाहट ग्राउंड पे नजर आती हो ऐसा नहीं है। और हम ये नहीं कह सकते कि कोई मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ है, जैसा कि आपने गलवान का जिक्र किया। जुगल, ये तो बात हुई कि भारत और चीन इस समय सीमा विवाद के मुद्दे पर कहां पर खड़े हुए हैं, लेकिन इसके आगे आने वाली अगर मैं मुलाकातों का जिक्र करूं तो क्या इसके बैकग्राउंड में इस मीटिंग को देखा जाए, अजीत डोभाल की मीटिंग को देखा जाए जब मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हो? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया, ये इशू तो ऑफिशियली बाउंड्री क्वेश्चन पर है, लेकिन अगर आप अगले 2-3 हफ्ते का कैलेंडर देखें तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज उभर के आती हैं। जैसे अगले सोमवार को SCO जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका समिट है किर्गिस्तान में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं भारत और चीन, और पिछले साल SCO के समिट में जो चीन में हुआ था वहां प्रधानमंत्री मोदी गए थे। तो इस पर बात हो रही है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी, हालांकि ऑफिशियल अभी तक उनका विजिट डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है जहां वो शी जिनपिंग को मिल सकते हैं। उसके बाद अब अगले हफ्ते में आए तो दिल्ली में ब्रिक्स समारोह जो है उसका समिट होने वाला है। ब्रिक्स समिट में भी इंडिया और चाइना दोनों मेंबर्स हैं, बाकी अलावा भी कई कंट्रीज हैं। अब तक ऑफिशियली ये नहीं कहा गया है कि शी जिनपिंग इसको ब्रिक्स को अटेंड करेंगे या नहीं,
लेकिन ऐसे इंडिकेशंस हैं, कई लोग ये मान रहे हैं, इसे देख रहे हैं कि अजीत डोवाल का इस समय जाना, जब ये दो विंडोज ऑफ पॉसिबिलिटीज सामने खुली हुई हैं, किर्गिस्तान और नई दिल्ली की, ये एक बड़ा सिग्नल है कि शायद इन मामलों में कोई फॉरवर्ड मूवमेंट हो सकती है, शायद दोनों नहीं तो एक में दोनों की मुलाकात हो सकती है। और अगर वो होता है तो ऑफ कोर्स वो एक फिर अपने आप में एक ऐसी विजिट होगी या एक ऐसी मुलाकात होगी जिसको काफी करीबी तौर से देखा जाएगा और उसमें से शायद कोई आउटकम्स निकल कर आए। जुगल, अगर आप इस दौरे को समझें, डोवाल के दौरे को, तो एस जयशंकर का मैं एक बयान आपको याद दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने भारत और चीन रिलेशंस की बात की और साथ में ये भी कहा कि आर्थिक साझेदारी की भी बात की, सीमा विवाद की भी बात की। बिल्कुल। उस परिप्रेक्ष्य में देखिए, जहां तक एस जयशंकर की बात है, अगर मैं कहूं तो ओवरऑल इंडिया और चाइना की अगर हम बात करें तो जो मूड पॉइंट है वो मुझे लगता है भारत सरकार एटलीस्ट इसे प्रोजेक्ट कर रही है ऐसा कि वो इकोनॉमी है लेकिन उससे भी ज़्यादा फंडामेंटल बॉर्डर का इशू है। और अगर बॉर्डर में, और यही बात MEA ने भी कही थी और जयशंकर ने भी कही है अपने बयान में, कि बॉर्डर पर स्टेबिलिटी, जब तक बॉर्डर डिमार्केट नहीं हो जाता तब तक वहाँ स्टेबिलिटी, पीस, ट्रैंक्विलिटी जो भी आप कह लें उसका होना ज़रूरी है। वो भारत के नज़रिए से वो एक फंडामेंटल इशू है इस रिलेशनशिप का। जहाँ तक अगर हम चीन की बात करें तो चीन बेसिकली एक ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करता है और कहता है कि अगर हम एक डिपार्टमेंट यानी बॉर्डर की बात करें, अगर हम वहाँ आगे ना जा सकें तो बाकी डिपार्टमेंटों में तो कम से कम आगे बढ़ें। तो जो डिफरेंसेस हैं वो डिस्प्यूट्स में ना बदलें, चीन उस तरह से बात करता है। लेकिन जैसा अभी हमने बात की, अरुणाचल प्रदेश में ऐसी रिपोर्ट आ रही है, उसके कुछ दिनों पहले भारत ने अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 डजन से ज़्यादा जगहों को ऑफिशियली अपने मैप में उसको आइडेंटिफाई किया। तुरंत चीन की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई कि ये तो इलीगल ऑक्यूपेशन है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि दोनों देश कोशिश कर रहे हैं साथ में चलने की, लेकिन स्थिति सामान्य अभी तक नहीं है। और ये जो बॉर्डर का इशू है वो कभी भी एक बड़ा रूप ले सकता है। और आखिर मैं कहूँगा, गलवान से आपने शुरू किया था, गलवान में भी सिर्फ डिसएंगेजमेंट हुआ है, मतलब दोनों सेनाएं सामने सामने थी, वो पीछे हटी हैं। पूरा वहां से डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन, जो पूरी इतनी सेनाएं गई थी, इक्विपमेंट गया था, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो स्थिति आगे बढ़ रही है लेकिन अभी भी ऐसे पिटफॉल्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। तो BBC संवाददाता जुगल पुरोहित बता रहे थे डोभाल की इस विजिट के आखिरकार मायने क्या है। राजन जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। राजन जी, बातचीत के 24 दौर हो चुके हैं, 25वां दौर है। क्या सीमा को लेकर दोनों देश किसी साझा समझ की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, मोहन जी, मुझे नहीं लगता है कि भारत और चीन के जो बॉर्डर के इश्यूज हैं उसका कोई इमीडिएट शॉर्ट टर्म रेजोल्यूशन है। आपने देखा कि किस ढंग से 24 साल से इस ढंग की 25वां मीटिंग चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोई भी सोल्यूशन उस ढंग से नहीं निकल पा रहा है। मुझे लगता है कि दोनों देशों की कोशिश यह है कि उसको कैसे डिस्प्यूट होने से रोका जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए बॉर्डर को। और वहाँ पे आप जानते हैं कि अभी गलवान में दोनों के फोर्सेस हैं। भारत की तरफ से बताया जा रहा है कि 40 से 50,000 फोर्सेस हैं, उधर से भी चीन की तरफ से भी लगभग 70,000 फोर्सेस हैं। और वहाँ पे भले ही वहाँ पे अभी कोई युद्ध जैसी या उस ढंग की कोई स्थिति नहीं है, लेकिन वहाँ पे टेंशन है अभी। और जहाँ तक बॉर्डर डिमार्केशन की बात है, तो अभी जिस ढंग की राजनीति भारत में है और जिस ढंग की पॉलिटिक्स वहाँ पे चीन में है, मुझे नहीं लगता है कि भारत और चीन के बॉर्डर का सलूशन अभी कोई निकलने वाला है। ये दोनों देश कोशिश यह कर रहे हैं कि वो कोई डिस्प्यूट में ना बदल जाए। ये एस्केलेशन जो जिस ढंग से गलवान में हो गया था या फिर लद्दाख में हो गया था, उस ढंग से कोई एस्केलेट नहीं हो जाए। और अभी जो बॉर्डर है भारत और चीन के बीच में, जो मिडिल सेक्टर अगर छोड़ दे तो दोनों, जो ईस्टर्न बॉर्डर है यानी कि अरुणाचल वाला और जो दूसरा वेस्टर्न बॉर्डर यानी कि लद्दाख इत्यादि वाला, तो वहां दोनों जगह पे डिस्प्यूट है। और जो दोनों देश एक दूसरे के जो सजेस्टेड मैकेनिज्म है उसको नहीं मानते। तो यह मान के चले कि कोशिश यही है, जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि डोभाल साहब और वांग यी जो वहां के विदेश मंत्री हैं, उनकी मीटिंग है, उसमें यही है कि इस इशू को अभी बढ़ाया नहीं जाए। इस इशू को अभी एक प्राइमरी फंडामेंटल इशू के रूप में नहीं प्रोजेक्ट करके जो दूसरे अभी इश्यूज हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका भी भारत पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, टैरिफ इत्यादि। तो वैसे में यह जरूरी है
है भारत के लिए कि भारत का ट्रेड चीन या दूसरे देशों से अच्छे हो जाए। तो मुझे कोशिश यह है कि दूसरे तो क्षेत्रों में भारत जो मतलब भारत की कोशिश ये होगी कि भाई ये भी बात जो सीमा विवाद है वो भी जो है वो खत्म हो, लेकिन प्रयास उसके जारी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर राजन इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपसे विदा ले रहे हैं, लेकिन BBC हिंदी का पन्ना आपके साथ है। आज के लिए इतना ही। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।